बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है ये आपने पढ़ लिया है। टॉक्सिकोलॉजी की हमने हिस्ट्री को देखा था, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट्स को देखा था। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी या टाइप्स और ब्रांचेस आप कह सकते हैं, वो भी आगे इसमें आ जाएंगे। तो असल में जो टॉक्सिकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज हैं उनका ताल्लुक जो है वो रिस्क असेसमेंट से है कि जब कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी में जा रहा है तो उसमें वो किस तरह से अगर ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, उसको स्टडी करने के लिए उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट है, उसका कितना रिस्क फैक्टर है, उसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। कोई इसका मैकेनिज्म चेक करता है, कोई उसके डिस्क्रिप्टिव नेचर को चेक करता है, कोई फिर उसके बाद उसके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चेक करता है कि किस तरह से हम आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रिस्क असेसमेंट जो है वो उसकी बेस पे टॉक्सिकोलॉजी जो है उसकी ये डिफरेंट एरियाज बनाए गए हैं। रिस्क असेसमेंट नाम से आपने अंदाजा कर लिया कि जो भी टॉक्सिकेंट किसी ह्यूमन बॉडी में गया है उसका कितने परसेंट रिस्क है कि वो नुकसान पहुंचाएगा। रिस्क असेसमेंट इज द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मिकदारी तौर पर उसका जायजा लेना कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, नंबर वन। नंबर टू, environment, the significance of various types of chemical exposures, यानी ये जो कल हमने डिस्कस किए थे सारे केमिकल कि ये केमिकल किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होंगे और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये रिस्क फैक्टर है। इसकी असेसमेंट की बेस पर टॉक्सिकोलॉजी की जो है वो डिफरेंट एरियाज रखे गए हैं जिस पे साइंटिस्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले है, पहला जो एरिया इसमें आ जाएगा वो मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है। तो तीन उसने कहता है कि हमने प्रोफेशनल जो एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ टॉक्सिकोलॉजिस्ट divided into three main categories. Number one, descriptive, mechanistic और रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये तीन तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसकी बेस पर वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट काम करते हैं। मैकेनिस्टिक आपने भी बहुत आसान टॉपिक है ये वाला। मैकेनिस्टिक का मतलब है मैकेनिज्म को स्टडी करना। ठीक है, मैकेनिज्म को स्टडी करना कि किस तरह से कोई टॉक्सिकेंट, अभी हम देखेंगे एक होता है टॉक्सिकेंट, एक होता है टॉक्सेंट, उसमें क्या क्या फर्क होता है जी। mechanistic toxicologist concerned to identify, number one, and understanding the cellular, biochemical and molecular mechanisms by which the chemical exert the toxic effect on the living body। यानी जो मैकेनिज्म है ना कि कोई टॉक्सिकेंट किस तरह से बॉडी में एंटर होता है, सेल लेवल पे जाता है, फिर केमिकल लेवल पे इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो किस तरह से जाकर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का मतलब है कि जाकर हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को इफेक्ट करता है। तो उसको हम स्टडी करते हैं। ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसी ऐसी चीज़ों को मैकेनिज्म कहते हैं और ऐसे मैकेनिज्म को स्टडी करने वाले को हम मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहते हैं। The result of mechanistic studies are very important in the area of applied toxicology। Yes, क्योंकि हमने मैकेनिज्म को पहले स्टडी करना, उसके बाद फिर उसके बैरियर को देखना है कि किस तरह से कोई जो टॉक्सिकेंट है जब बॉडी में एंटर हो रहा है तो किस तरह से अगर बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो फिर उसके मैकेनिज्म को देखकर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव और रेगुलेटरी जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं वो इस पे काम करते हैं, फिर वो इसकी बेस पर कोई मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी के पास फिर लेके जाएंगे। इन रिस्क असेसमेंट द मैकेनिस्टिक डेटा इज वेरी यूजफुल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एडवर्स आउटकम। ठीक है ना, तो कैंसर का इफेक्ट हो रहा है या कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इंडिविजुअल जब वो कोई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं उसके बर्थ के, जो वो इंडिविजुअल उसने कैरी किया हुआ है उसकी बर्थ के ऊपर उसको क्या इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखेंगे अब। फॉर एग्जाम्पल द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गानो
phosphate insecticides in the human, rodents and insects are accurately predicted on the basis of an understanding of common mechanisms. ठीक है ना। तो ये यानी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये किस तरह से जाकर इफेक्ट करता है, ये एसिटाइलकोलाइन एस्टीरेज एंजाइम ये कल हम पढ़ चुके हैं, उसको ये जाकर नुकसान पहुंचाता है और डिफरेंस करता है इन दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और दीज इंसेक्ट अमंग द डिफरेंट स्पीशीज। यानी क्या था कि हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया तो हमें पता चला है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये किसको जाकर करता है, किस इसका टारगेट क्या है, एसिटाइल कोलाइन एस्टीरेज। ठीक है, तो ये उसके एडवर्स इफेक्ट को जाकर देखता है। मैकेनिज्म की जो स्टडी करने वाले हैं उनको मैक्स ये कहते हैं मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये देखें ना, ये आपका इसका रिस्क फैक्टर है, इसको स्टडी करने के लिए पहले ये आती है मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी है, फिर अगली ये डिस्क्रिप्टिव है और आखिर पे ये रेगुलेटरी है। अच्छा, तो कहते हैं जनाब के ह्यूमन के हवाले से भी अगर हम देखें दूसरी एग्जांपल आपको दे रहे हैं मैकेनिज्म के हवाले से। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये स्वीटनर, ये जो लोग शुगर के होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनको, द आर्टिफिशियल स्वीटनर cause the bladder cancer in the rats may not relevant to the human at normal dietary intake rates। कहते हैं कि जो ये हमने देखा है कि जो मैमल्स हैं, कि रैट भी मैमल है, तो रैट में ये अगर स्वीटनर वो लेंगे, ठीक है, तो उससे उनको ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट इज बिकॉज द मैकेनिस्टिक स्टडी शोज दैट ब्लैडर कैंसर इज इंड्यूस्ड ओनली अंडर द कंडीशन। ये देखिए ना, ब्लैडर कैंसर जो है उस कंडीशन में होता है जब ये स्वीटनर जो है इज एट सच हाई कंसंट्रेशन इन द यूरिन that it forms in the crystalline precipitate। ये उस वक्त तक कैंसर नहीं ब्लैडर का होता जब तक ये जो केमिकल है ये प्रेसिपिटेट ना हो जाए। So those response suggest that high concentration would not achieved in human bladder even after extensive dietary consumption। तो अब ये मैकेनिज्म का डिफरेंस है कि रैट भी मैमल है और ह्यूमन भी मैमल है। तो रैट में ये स्वीटनर ब्लैडर कैंसर काज करता है, ह्यूमन में नहीं काज करता, क्योंकि रैट में ये ब्लैडर के अंदर जाकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म इख्तियार कर लेता है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये फिर ह्यूमन की बॉडी में नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब यही वजह होती है कि जब कोई भी मेडिसिन जब उसका ट्रायल बनाया जाता है तो वो सबसे पहले हम ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं है उसका चेक कर सकते हैं, तो वो पहले चेक होता है इसी तरह के मैमल्स के ऊपर, मंकी के ऊपर। रैट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हमारी जितनी भी बायोलॉजी है, जोलॉजी है, तो बायोलॉजी को चेक करने के लिए रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हिस्ट्री में भी ये भी होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वॉलंटरली कोई बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए पेश करते हैं, फिर उनके ऊपर ट्रायल होता है। आपने इन दिनों देखा होगा कि डेंगू की वैक्सीन, सॉरी इसकी कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो कोरोना की वैक्सीन के लिए फलां बंदों के ऊपर ट्रायल किए गए और अब इस ट्रायल को करने के लिए लीगली परमिशन लेनी पड़ती है साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इतनी जल्दी कोई भी दवाई जो है, कोई भी मेडिसिन मार्केट में नहीं है, तो इसके लिए वो लीगल जनाब वो लेते हैं, परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद फिर वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क असेसमेंट होता है कि भाई हमने रैट के ऊपर चेक कर लिया, अब ह्यूमन के ऊपर पता नहीं इसका क्या इफेक्ट होता है, हो सकता है कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट सामने आ जाए, और ऐसा होता है। बाज़ साइंटिस्ट जो हैं वो मेडिसिन अप्रूव कर देते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, लेकिन उसके 15-20 साल यूज़ करने के बाद पता चलता है कि भाई इसके तो ये साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो साइड इफेक्ट तो नहीं ना पता चलता, तो बाद में वो उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं, फिर उन मेडिसिन को जो है वो बैन किया जाता है। तो अगली एग्जाम्पल आप इसी बेस पे देखें। The mechanistic data also useful in design and production of the
safer alternative mechanisms and rational therapy, यानी rational therapy for the chemical poisoning and treatment of disease. Rational therapy हमने सोच समझ के इलाज करना है कि क्या ये हमारे काम आ सकती है, हमारे लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं। अब कहते हैं कि ये एक ड्रग थी ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप की मार्केट में रही है 1962 में, इसको बाद में बैन किया गया। द ड्रग थैलिडोमाइड थैलिडोमाइड ड्रग वाज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द, यानी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में ये इस्तेमाल होती थी एज अ सिडेटिव ड्रग। सिडेटिव समझते हैं वो नशे वाली, थोड़ा सा सुकून वाली दवा जिसको हम कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले लेती थी। तो बाद में पता चला कि भाई ये तो नुकसान पहुंचाती है इसको, ये कि ये बच्चे की एंजियोजेनेसिस नहीं होने देती, बच्चे की ब्लड वेसल नहीं बनने देती। ठीक है, इट वाज बैंड in the 1962 because of the devastating birth defect occurred if the drug was ingested in the critical period of the pregnancy। यानी अगर पता चला कि पहले तो वो लोग लेते रहे सीडेटिव ड्रग के तौर पर, अब जब वहाँ पर क्या हुआ कि जितने बच्चे पैदा हो रहे थे वो माल फंक्शन, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर सही नहीं बनते थे। तो फिर जब स्टडी हुई तो पता चला, ठीक है ना, सेवरल डेकेड्स, कितने अरसे तक जनाब ये ड्रग इस्तेमाल होती है। ये जो ड्रग थी ये क्या करती थी, ये एंजियोजेनेसिस को रोक देती थी। एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल को नहीं बनने देती। The several decades have demonstrated that the drug may have unique molecular mechanism on the action and that interfere with the expression of genes। यानी अब ये तब क्या करती थी ड्रग कि ये जेनेटिक लेवल पर जो उनके जीन्स थे उनके साथ इंटरफेयर करती थी और वो जीन्स जो ब्लड वेसल्स बनाती थी उनको एक्सप्रेस होने से रोक देती थी। तो उन बच्चों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, यानी बर्थ डिफेक्ट के साथ वो बच्चे पैदा होते हैं। और आपने पढ़ रखा है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है इसका कोई क्योर नहीं होता। ठीक है, अब ये देखिए ये मैकेनिज्म के हवाले से बात हो रही है कि यानी काफ़ी ऐसा सिडेटिव ड्रग के तौर पर ये इस्तेमाल होती रही है, लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया कि भाई ये तो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, जो एंजियोजेनेसिस को रोक रही है। अब पता नहीं कितने डेकेड्स तक ये इस्तेमाल होती रही, कितने लोगों का नुकसान हुआ इसमें। जी, उसके बाद विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैकेनिज्म थैलोमाइड इज रीडिस्कवर्ड, बाद में इसको कैंसर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। इज वैल्यूएबल थेराप्यूटिक एजेंट, थेराप्यूटिक मतलब मेडिसिन है, may be highly effective for the treatment of infectious disease in the cancer। ये एड्स और कैंसर के केस में, लेप्रोसी के केस में, ठीक है ना, ये ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब क्या हुआ, अब फिर इस पे क्वेश्चन मार्क आया कि भाई ये मेडिसिन जो है जब वहाँ पर एंजियोजेनेसिस को रोकती थी तो यहाँ पर ये भी नुकसान पहुँचाती होगी। ठीक है, तो ये देखिए, दिस प्रोवाइड द इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ हाउ द highly toxic drug is selective towards the particular population can be used safely with proper precautions। किस तरह से जो औरतों को जो प्रेगनेंसी के दौरान इफेक्ट करती थी वो किस तरह से अब इसको कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो 1998 में इस प्रोग्राम को देखने के लिए फिर ये साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप बैठा, पेशेंट को भी साथ उसने लिया। ये द सिस्टम फॉर थैलोमाइड एजुकेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग सेफ्टी स्टेप्स वाला, तो उन्होंने पॉपुलेशन के ग्रुप बनाए। द पॉपुलेशन एट द रिस्क फॉर द पोटेंशियल टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ थैलोमाइड। टेराटोजेनिक आपने डेवलपमेंटल में पढ़ा होगा कि टेराटोजेनिक वो चीज़ें होती हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। टेराटोजेन्स द केमिकल्स व्हिच इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, वर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द टू फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल दैट हैव अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, तो उसको उन्होंने इसमें शामिल किया, 6000 फीमेल को चाइल्ड बीरिंग एज में लिया उन्होंने। तो बाद में पता चला कि शी वाज इनिशियली, तो ये मेडिसिन जो थी ये इसका कंक्लूजन है ये
So a clear understanding of the mechanism can lead the development of strict prescribing guidelines and the patient monitoring therapy, allowing the potentially dangerous drug use safely and effectively to treat the disease of the tens of thousands of patients who otherwise not have been बेनिफिट फ्रॉम दी फ्रॉम ये नहीं कहते कि अगर हम इसको सेफली यूज करेंगे तो ये ड्रग जो है ये हमें फायदा दे सकती है। ठीक हो गया। वैसे जो पहले वो ले रही थी यानी खवातीन जो हैं उनके ऊपर ये दोबारा मिस कैरेजेस की प्रैक्टिस के आए हैं, लेकिन अगर हम दूसरा हो रहा है कैंसर पेशेंट के लिए अगर हम इसको मॉनिटरिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसकी डोज का ख्याल रखेंगे, तो फिर ये उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये इफेक्ट करती है एज ए टेराटोजेनिक फैक्टर, यानी ये बच्चों को इफेक्ट करती है एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को। जब ये बन रहा हो ब्लड वेसल उस वक्त उससे बाद में ये कोई नुकसान नहीं देती। ये दूसरे पैराग्राफ में देखें, इन एडिशन टू एडिंग directly identification, treatment and prevention of chemical toxicology and understanding of mechanism of toxic action contribute to knowledge of the basic physiology, pharmacology, cell biology and biochemistry। कहते हैं कि मैकेनिज्म के साथ साथ ये हमें और भी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में मदद देती है। ये जो मैकेनिस्टिक डेटा, ठीक है ना, ये फार्माकोलॉजी यानी किस तरह कितनी बेस पे आपने मेडिसिन बनानी है, सेल को किस तरह से जाकर इफेक्ट करती है। द एडवेंट ऑफ न्यू टॉक्सिकोलॉजिस्ट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक्स स्टडी ऑफ जीन। प्रोटियोमिक्स प्रोटीन के लिए होती है, जीनोमिक्स जिसमें ये डीएनए आरएनए वगैरह को देखा जाता है। Now provide the mechanistic toxicologist with a tool to explore exactly how the human may differ in the laboratory animals in response to toxic substances। मैंने आपको पहले कहा ना कि पहले रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, तो वही जरूरी नहीं है कि वो ही चीजें वही इफेक्ट जाकर ह्यूमन बॉडी पे भी हो, तो ये डिफरेंट। These same tools are being utilized to identify the individual who are genetically susceptible to the factor। अब कहते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं किसी डिजीज के हवाले से, ठीक है ना, तो अब वो है वो भी ह्यूमन है, लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है ये कैसे पता चला, ये उनके जीनोमिक्स को चेक करने से पता चला। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नाउ recognized that the small percentage of the population genetically lack the ability to detoxify the chemical drugs। 6-mercaptopurine is used for the treatment of the leukemia। अब ल्यूकीमिया के अंदर खून का कैंसर है, ठीक है ना, तो कहते हैं कि ब्लड कैंसर में बच्चों के केस में हमने इसके जब जीन्स को स्टडी किया कि 300 से ज़्यादा 1 in 300 कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने की एबिलिटी नहीं है, कि उनको एक ड्रग दी जाए तो उनका लेवल इतने लेवल पे काम ही नहीं करता, ठीक है। मे एक्सपीरियंस द सीरियस इफेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड थेराप्यूटिक डोज। जो आपने उसको दवाई दी है वो हालांकि बाकी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको उस मेडिसिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त ना करना मतलब वो उनकी बॉडी में जाकर मजीद जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो अब ये बात क्या हुई, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये उनके जीनोमिक्स पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो होमोजाइगस है, आगे लिखेगा। न्यूमरस जेनेटिक टेस्ट शोज दैट फॉर द polymorphism in the drug enzyme and transporter identify the genetic susceptibility of individual in the advanced treatment। तो कहता है कि हमने चेक किया है कि उनकी जीन्स में हाँ ये था, young children with leukemia who are homozygous। अब जो जेनेटिकली होमोजाइगस हैं वो जीन्स को उनके पास जीन्स ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको जो मेडिसिन बाकी बच्चों के लिए इफेक्टिव है इन बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो बहरहाल these new areas of the pharmacogenomics and toxicogenomics provides exciting opportunities in the future
कि आपने आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है। पहले तो ये होता था कि जनाब आपने एक मेडिसिन का ट्रायल किया, अब वो मेडिसिन जो है वो ट्रायल करने के बाद अप्लाई कर रहे हैं। अब होता ही है कि कोई मेडिसिन किसी को फ़ायदा दे रही है, कोई किसी को नहीं दे रही। इसका 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 रिज़ल्ट क्या होता है कि हर बॉडी का अपना एक मैकेनिज़्म है, जो कि सेलुलर लेवल पे जाकर चेंज हो जाता है, ठीक है ना? अब कोई जेनेटिकली हेटेरोज़ाइगस है, कोई डोमिनेंट होमोज़ाइगस है, कोई रिसेसिव होमोज़ाइगस है, इसकी वजह से उसमें इस तरह के प्रोटीन या इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, तो वो आगे उस ड्रग उसके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है ना? तो पता चला आपको कि मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इन इन चीज़ों को देख लेते हैं कि किस मैकेनिज्म के ऊपर हमने मेडिसिन को बनाना है, सेल में जाकर वो किस तरह से नुकसान पहुंचे। उसके बाद आगे आ गया डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट, नंबर 2 इसका एरिया है, कंसर्न डायरेक्टली विद द toxicity testing system which provides the information for safety evaluation and regulatory requirements। यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं जी। द appropriate toxicology test in the cell culture system and experimental animal are designed to yield the information to evaluate the risk posed to the human and environment from the exposure to the chemical। ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये किस तरह से इन्वायरमेंट में रहेगा, तो क्या रिस्क फैक्टर पोज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, हाँ तो कहता है कि ये ड्रग्स को देख लें या फूड एडिक्टिव्स को देखते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री हाउएवर मस्ट कंसर्न not only with the risk posed by the company chemical to the human and also the potential effect on the fishes, plants and other factors। ये कहता है कि ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, वैसे तो देखिए पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम चल रहा है, अगर तो इतने ये कॉन्शियस लोग हों तो इतनी वो ये बीमारियां फैलें ही ना, ठीक है ना, लेकिन डिजीज़ समझ नज़र आए ना। तो लेकिन ये चलें, उनके रोल की बात हो रही है तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं खुद पर्सनली समड़ियाल के एरिया में टैनरीज हैं, लेदर की फैक्ट्रियाँ हैं, आपने भी शायद देखी होंगी, विजिट किया होगा। तो वहाँ पर आप देखें इतना वो ट्रेडिशनल लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस, इस तरह से काम हो रहा है कि वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्कर बेचारे उनके हाथ सारे खराब हुए हुए हैं, कोई कोई बंदा किसी के बारे में नहीं सोच रहा, ठीक है ना। पर जब लेदर की जो फैक्ट्री होती है उसमें वो क्या करते हैं कि पहले जो एनिमल स्किन होती है उसको वो डी हेयर करते हैं। अब वो गोट स्किन है, उसके ऊपर हेयर्स हैं, वो हेयर को रिमूव करने के लिए जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उसमें स्किन को डिप कर देते हैं और जो वर्कर हैं वो हाथ से उनको हेयर्स को खींच रहे होते हैं, उनके सारे हाथ खराब हुए हुए हैं। इसके अलावा आगे जब मैंने देखा जो टैनिंग प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट डाइज इस्तेमाल हो रही हैं। पहले क्रोमियम के साथ उसको वो ट्रीट करते हैं, क्रोमियम की अब अगर आप मैकेनिज्म देखें तो वो क्रोमियम कार्सिनोजेनिक होता है, क्रोमियम 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो जनाब वहाँ पर धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल अथॉरिटी नहीं पूछ रही, कोई टॉक्सिकोलॉजिस्ट अथॉरिटी उनको नहीं पूछ रही, कोई फूड अथॉरिटी वाले उनको नहीं पूछ रहे। फिर उससे बड़ी सितमगर्दी ये हुई, मैंने तो पर्सनली देखा कि सारा का सारा वो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, वो सारा ज़मीनों में डंप कर रहे हैं। तो इतनी टॉक्सिक और इतनी नॉक्सिस स्मेल जो है वो पूरे उस एरिया में थी कि आपका वहाँ से गुजरना मुहाल है। और उसके बाद मैंने वहाँ के लोगों से भी बातें पूछी, मैंने कहा कि आपकी अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्या पोजीशन है। तो आप यकीन करें कि लोगों ने बताया कि हम मोर देन 300 फीट गहरा बोर कर रहे हैं पानी का, लेकिन इसके बावजूद पानी जो है वो सारे के सारा खराब है। वो पानी तो खराब होगा क्योंकि ये सारे केमिकल जो हैं वो ओपन एरिया में उन्होंने छोड़ दिए हैं, जो कि सीप कर कर ज़मीन में जा रहे हैं। तो कोई इसको नहीं सोच रहा। तो बहरहाल चलें इसको पढ़ लेते हैं, हम पढ़ने की हद तक देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसा ही है।
ठीक है। और चलो बाकी में ये होता है कि तो थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं। पाकिस्तान एशिया पूरा ऐसा ऐसा एक रीजन है जहाँ पर रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। किसी हद तक बस अब यूँ समझे 5 to 10%, बाकी सब ऐसे ही काम चल रहा ले से। तो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट इज ऑफ कोर्स नॉट divorced from the mechanism study, but also provide the important clues to the chemical mechanism of action। यानी ये भी उनको देखते हैं कि किस तरह से वो केमिकली वो किस तरह से आ रहे हैं। thus contribute to the development of mechanistic toxicology through the hypothesis generation। Such study is also the key component for the risk assessment by the regulatory toxicology। अच्छा, तो आप कहते हैं जो रिसेंट एडवांसमेंट आई इसमें ओमिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ओमिक्स में जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोनोमिक्स। अब आपको ये पता चल रहा है जीनोमिक्स जीन की स्टडी है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स ट्रांसक्रिप्शन से है, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन से है, और उसके जो मेटाबॉलिज्म वगैरह उनको ये स्टडी करनी है। फ्रॉम द बेस ऑफ इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोजीनोमिक्स। ये ना ये जो मैकेनिक ये जो उसने एरियाज बताए हुए हैं इनको आपने हाईलाइट करना है, मार्कर के साथ बीच में लिखें। और टॉक्सिकोजीनोमिक्स वाले जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये हम जो टॉक्सिक देख रहे हैं, टॉक्सिकेंट देख रहे हैं, तो किस तरह से जीन्स को जाकर इफेक्ट करें, इसका मतलब ये। So new technologies has been developed for testing the many descriptive in nature and yield for the great mechanism। तो ये उसने थोड़ा सा इसमें बताया, कहता है कि ये भी साथ उसके मिलकर काम कर रहे हैं। सो द एक्साइटिंग न्यू एरिया ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज डिस्कस्ड। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, दो एरियाज आपने पढ़ लिए। तीसरे रेगुलेटरी वाले जो मेडिसिन बनाते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग on the basis of data provided by the descriptive and mechanistic toxicologist whether the drug or the chemical poses significant low risk to be marketed for state purpose और subsequent human, कि हम उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब इसमें वो डिपार्टमेंट आ रहे हैं। The Food and Drug Administration is responsible for allowing the drug, cosmetics, allowing the drug, cosmetics, and the food additives to be sold in the market according to the Federal Food Drug Cosmetics Act। मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये इनको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेने के बाद जो है वो इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक्स, हाँ कॉस्मेटिक्स का भी बहुत इफेक्ट होता है। सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि कॉस्मेटिक्स को खवातीन ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उनके भी साइड इफेक्ट पहले चेक की जाती है। ये हमारी स्किन को किस तरह से वो डैमेज करते हैं उनको चेक करके, तो फिर उसके बाद जो फूड और ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो उसको लॉन्च करती है। तो कहते हैं कि इन यूएस से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ईपीए अब ये भी चेक करती है कि हम जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो रोडेंशिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, ये स्टूडेंट्स आपने इन सब अथॉरिटीज़ का नाम लिखना है। तो ये अथॉरिटीज़ जो हैं इनसे परमिशन लेने के बाद ये यहाँ भी, चूँकि यहाँ पर वो लीगल एडवाइजर भी बैठे होते हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट बैठे होते हैं जो उस मैकेनिज्म को देख कर फिर अप्रूवल की समरी भेजते हैं, ठीक है ना। अप्रूवल की समरी भेजी जाती है, वो वहाँ पर जो सारे अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसको मार्क करती हैं कि ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ उसने लिखी हैं, डीपीए वगैरह है, एफडीए है, एफएफडीसी है। तो ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं ये अलाउ करती हैं। तो फिर कोई भी ड्रग, कोई भी कॉस्मेटिक्स, कोई भी फूड एडिटिव्स, यानी कोई कलर है, कोई फ्लेवर है, वो मार्केट में आता है। कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगिसाइड, कोई रोडेंशिसाइड, कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी पॉइजन, कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है। चेंज द पेस्टिसाइड एंड फूड सेफ्टी लॉज अंडर द FIFRA, ये जो इसने ऊपर बताया ये, ठीक है, फेडरल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड और रोडेंशिसाइड एक्ट। कहता है कि उनको फिर वो ट्रायल भी बताते हैं कि हाँ, लेकिन रिक्वायरिंग द स्ट्रिक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर्टिकुलर फॉर द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन
who were recognized as more susceptible for health effects of the pesticide। कि बच्चों को वो किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये क्या करती है, इन्फोर्सिंग द कम्प्रीहेंसिव इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स, यानी ये जो जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको चेक करते हैं, चेक करने के बाद मार्केट में लॉन्च करते हैं। सही हो गया जी। तो ये बच्चों आपके पास दूसरा इसमें एरिया जो है वो, यानी जिसमें ये अथॉरिटीज हैं सारी। अब ये देखें, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, डेवलपमेंटल ऑफ द लेबर वाज एस्टैब्लिश। मैंने आपसे कहा था ना, वर्कर जो है बेचारे वो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको होता है, लेकिन उनके बारे में लॉज बने हुए हैं। मैं भी कोई किसी इंग्लिश कंट्री में ये होता हो, लेकिन मैं तो जो मैंने देखा उसकी मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी है कि कोई इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। वर्कर जो है वो एक्सपोज होते रहते हैं, प्लस वो लोग भी चूँकि लेमैन है उनको समझाना भी मुश्किल होता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें, इनसे बचें। तो शायद वो समझ ही जाए, लेकिन कोई उनको समझाने को तैयार भी नहीं है। National Institute for the Occupational Safety and Health is a part of the Center of the Disease Control Protection Center, ठीक है, ह्यूमन सर्विस के हवाले से जो उस पर रिसर्च करता है। सो द कंज्यूमर प्रोडक्शन सेफ्टी कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द हैजर्डस इफेक्ट्स, जो उसके जितने भी डेंजरस इफेक्ट है उनसे ही उनको बचाता है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजिस्ट also involved in the establishment of standard for the amount of chemicals, ठीक है ना। तो ये बच्चों आप इसको रीड करें कि बातें वो हो गई हैं ऊपर। तो तीन चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली हैं। पहले नंबर पे क्या हुआ, मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, और तीसरे नंबर पे रेगुलेटरी वाले। रेगुलेटरी वालों ने इजाज़त दे दी है कि हम इसको मार्केट में लॉन्च करें या ना, ठीक है। तो जो पहले दो हैं उसमें वो दोनों स्टडी करते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले टेस्टिंग करते हैं, पहले वाले मैकेनिज्म देते हैं। तो ये अलग अलग हैं, हालांकि इन सेंस के वो एक दूसरे, उनका अपना अपना फील्ड है, एरिया स्टडी है। उसके बाद फिर ये सारे इकट्ठा इनका काम होता है, एक मैकेनिज्म देगा दूसरा उसका ट्रायल देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास बच्चों तीन एरियाज हैं। आगे आप इसकी ब्रांचेस कह सकते हैं, ठीक है। अदर जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये फोरेंसिक है, क्लिनिकल है, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है ये भी हाइब्रिड है। इसमें फोरेंसिक आप जानते हैं कि जब कोई पेशेंट उनको मिलता है तो वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई ये इसकी बॉडी पे ये नुकसान किस तरह से हुआ है, ठीक है ना, या उसने कितनी मिकदार में वो डोज ली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। द हाइब्रिड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल, it is concerned primarily with medico-legal aspect, ठीक है ना। लीगली भी इसको देखना है कि हमने जो मेडिसिन मार्केट में लेबोरेटरी वालों ने दे दी थी, हमने तो उनसे कहा था कि भाई आप जो मेडिसिन बनाएंगे वो इतने मिलीग्राम में। आप देखते हैं अक्सर, आप अपने घर में हम लोग मेडिसिन खाते ही रहते हैं, तो हर एक मेडिसिन के नीचे उसकी कंसंट्रेशन लिखी होती है, डोज का लेवल लिखा होता है कि इतने मिलीग्राम में है, इतने ग्राम में है, ठीक है। इसकी पावर 400 है, 800 है ग्राम, वो सारी चीज़ें उसकी क्वांटिटी दी होती है। तो वो इसमें इन चीज़ों को चेक करते हैं। द एक्सपर्टिस ऑफ द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट इज इन्वोक्ड प्राइमरली to aid the establishing of the cause of death and determine the substances in the post-mortem investigations, ठीक हो गया। ये आपके पास फोरेंसिक वाली आ गई। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये डिजिग्नेट द एरिया ऑफ प्रोफेशनल एम्फेसिस in the realm of medical science that concerned with a disease caused by and uniquely associated with toxic substances, ठीक है। क्लिनिकल वाले इसको देख लेते हैं कि ये इतनी दवाई दी थी तो इससे ये बीमारी ठीक हुई है या ये नहीं ठीक हुई, या ये हमें मेडिसिन दे रहे हैं तो ये इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जिस तरह ऊपर हमने वो जो मेडिसिन की बात की थी कि एंजियोजेनेसिस को रोकती है। So the clinical toxicologists are the physicians who receive the specialized training in the emergency medicine and the poison management, ठीक है। कि किसी बंदे को अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आपने कौन सी डोज देनी है, कितनी मिकदार में, ठीक है। इसमें तो मैं आपको बात बता दूँ, ये जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में आप देखें
एनेस्थीसिया देने वाले, जो बेहोश करने वाला खास एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो ना तो सर्जन होता है और ना ही वो दूसरा डॉक्टर है। उसने अब कोई बड़े से बड़ा सर्जन भी आ जाएगा तो वो उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक एनेस्थीसिया देने वाला स्पेशलिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस पेशेंट को हिस्ट्री देकर उतनी मिकदार में उसको वो डोज देता है तो ताकि इतनी देर के बाद वो बंदा होश में आ जाए। समझ रही है ना बात? तो वो क्लिनिकली तौर पर उसको देख रहा है कि कितनी मिकदार में वो चीज़ें उसको देती है। अदरवाइज आप देखेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगर वो ज़्यादा मिकदार में उसको दे दिया वो अनेस्थीसिया, तो वो बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से द पब्लिक कॉन्टेक्ट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इज ऑफन थॉर द नेशनल नेटवर्क ऑफ पॉइजन एंड कंट्रोल। 3 ब्रांचेस होने चाहिए। चौथा एरिया इसका आ रहा है जी इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट। अब नाम से पता चल गया ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो हैं ये फ्लूटेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, कि कौन कौन से फ्लूटेंट्स हैं, वो क्या रिस्क फैक्टर देते हैं, किस तरह से वो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड एरिया है, ये भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट के साथ ही आता है। ये फोकस करेंगे किसके ऊपर? इको इन्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन द पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड इकोसिस्टम, ट्रांसपोर्ट फेड इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स विद द इन्वायरमेंट। तो ये जब इनको देख लेंगे तो ये इकोटॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट आपका यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, जिसमें आपने देखा है कि बेसिकली जो तीन उसने एरियाज बताए हैं, मैकेनिस्टिक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। इसके अलावा इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, और ये 3-4 टाइप्स आपने देखी हैं। तो काम सबका रिस्क असेसमेंट है, जो मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट दिया है ना, काम सबका रिस्क असेसमेंट है। सारे रिस्क असेसमेंट पे काम कर रहे हैं। सही है। तो ये जनाब आगे इसमें एक पॉइंट और हमें इसमें लिखना है। इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, रिस्क फैक्टर जो है, इसके साथ साथ मैं पॉइंट था इसमें। हाँ, ये देखें, ये आपका ना कहीं इंटरव्यू में वाइवा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे क्या है, टॉक्सिन्स और टॉक्सिकेंट में क्या डिफरेंस है। टॉक्सिन जो है ये वो सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस बाय द बायोलॉजिकल सिस्टम, जो नेचुरली कोई प्लांट एनिमल प्रोड्यूस होता है उसको टॉक्सिन्स कहते हैं, और जो मैन मेड होता है उसको टॉक्सिकेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी ये नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, इस पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है। ये आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट। ठीक है, उसमें ऐसे तो हमने टाइप्स पढ़ ली है ना, तो ये इसमें इसमें ये मेन पॉइंट आ सकता है टॉक्सिन्स और टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिन्स जो है ये नेचुरली प्रोड्यूस है, जो कि इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट से एनिमल्स की बॉडी में। टॉक्सिकेंट क्या है? जिस जो मैन मेड चीज़ है वो टॉक्सिकेंट। ठीक है ना, ये भी आप इसको देख लीजिए। आगे ये आपने इसमें क्लासिफिकेशन इसकी देखी हुई है। इसमें एक हमारा रह गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजर्स। हमने टाइप्स ऑफ एक्सपोजर मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजर हमने अभी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजर में देखें तो इसका मतलब वो ये है, कहते हैं कि बज़ाहिर ये होता है कि कोई भी केमिकल इनटेक किया जाता है तो उस वक्त नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो जब उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो ब्रेकडाउन होती है, तो वो दूसरे जो सेल के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ मिलकर वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। देखें ना, toxic effect in the biological system is not produced by the chemical agent unless that agent is metabolically breakdown, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका ना क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
प्रोडक्ट रीच द एप्रोप्रिएट साइट, या वो बॉडी में उस जगह पर जाता है, उस वक्त जाकर वो अपना इफेक्ट शो करता है। लेकिन हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ओरल रूट से ले रहे हैं, कोई वो इंट्रावेनस ले रहे हैं, तो उससे वो जब टारगेट साइट पे पहुंचता है तो फिर जाकर वो अपना असर शो करता है। Many chemicals are of the relatively low toxicity in the native form, but when acted with enzymes in the body and converted into intermediate forms that interfere with the normal cellular, biochemical and physiological mechanisms, तो जब ये उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करता है तो फिर टॉक्सिक ज़्यादा होता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, तो ये आप देखें, so toxic response occur is depend on the chemical and physical properties of the agent, the exposure situation, how the agent is metabolized by the system। ये हमारा अभी जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो ये है, ठीक है ना? The concentration of the active form at the particular target site and overall susceptibility of biological systems to characterize the fully potential hazards of specific chemical, we need not only to what type of effect it produce and dose required, but also the information about the agent, exposure and deposition। यानी हमें किसी केमिकल के बारे में ये नहीं देखना है कि ये क्या इफेक्ट देता है, कितनी मिकदार में लेंगे तो ये सब देगा। हमने ये देखना है कि भाई इसका एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर का मतलब है कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इस रूट से हमने इसको लेना है। तो ये दो मेजर रूट उसने बताए हैं हमें। कहता है कि एक आपका रूट है, रूट एंड साइट ऑफ एक्सपोजर। So the major route or the pathway by which the toxic agent gain entry to the body or gastrointestinal tract, यानी हम ingest करते हैं या हम inhale करते हैं या हमारी स्किन से वो जा सकता है, कोई भी हमने कॉस्मेटिक्स की चीज इस्तेमाल की है, ठीक है, और या फिर पेरेंटल ओरिजिन से जो बच्चे से मुंह में जा सकता है। So the toxic agents produce the greatest effect on the most rapid response when directly into the bloodstream। ये तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ हमारे ब्लड में चली जाती है तो वो हार्ट चूँकि पंपिंग मैकेनिज्म है, तो हार्ट उस पूरे के पूरे पॉइजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है ना? तो इंट्रावेनस कोई भी चीज़ जाएगी तो वो सीधी जनाब जाकर इफेक्ट करेगी पूरी बॉडी के। इन ऑर्डर फॉर द इफेक्टिवनेस, अच्छा और उसमें रूट्स क्या उसने बताए हैं कि इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी के जरिए, स्किन के जरिए, क्यूटेनियस स्किन जो कहते हैं, मसल्स के जरिए, मस्कुलर और डर्मल है, ओरल है। तो ये सारे व्हीकल जो है ना ये जाकर एक्सपोजर, हमने इनका टिपिकल एक्सपोजर देखना होता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी? सो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ एजेंट, कि किस तरह से आप वो केमिकल खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो आपको किस तरह से इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल द एजेंट दैट एक्ट ऑन द CNS but efficiently detoxify in the liver would be expected to less toxic when given orally। कहता है कि अगर कोई टॉक्सिक जो है, टॉक्सिकेंट जो है वो अगर हम लेते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, लेकिन हम उसको इंजेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिवर के अंदर जाकर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ये मैंने अभी जब शुरू किया था टॉपिक, तब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि लिवर जो है ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने में अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ है। तो जो बंदा ओरली किसी केमिकल को इंजेस्ट करता है तो वो लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, ठीक है ना? Because the oral route require nearly all of the dose passes through the liver before reaching to the circulation। तो जब वो वहां से होकर जाएगी सर्कुलेशन में तो फिर हमारे CNS को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। अगर हम उसको डायरेक्ट इंजेक्शन के जरिए इंट्रावेनस वो ड्रग ले लेते हैं तो वो जारी बात है ब्लड के हिस्सा बन जाएगी। अब ब्लड जब नर्वस सिस्टम में जाएगा तो जाकर नुकसान पहुंचेगा। ठीक हो गया। तो अच्छा ये उसका रूट हो गया यानी एक्सपोजर हो गया। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीदिंग कंटेमिनेशन। ठीक है। अब जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ब्रीदिंग कर रहे हैं या डर्मल कोई एक्सपोजर उनका हो गया है
वहाँ से उनको ये नुकसान पहुँचता है। ठीक है, बात आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। Whereas accidental suicidal poisoning effect is most, अब वो आपको ये रूट्स बता रहा है कि किस तरह से कौन कौन से पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो किसी ने कोई सुसाइड किया तो ज़ाहिर बात ओरल इंजेक्शन करेगा। So the lethal dose of toxic substance by the different routes of exposure often provide the useful information कि कितनी मिकदार में किस तरह से एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में हुई। ठीक है, हाँ जी, इन द केस वेयर द टॉक्सिक डोज बाय द डर्मल रूट इज सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन द ओरल। स्किन से जो आप लेंगे वो, क्योंकि स्किन इज मोर लाइकली टू प्रोवाइड द इफेक्टिव बैरियर फॉर द एब्जॉर्प्शन एजेंट। टॉक्सिक इफेक्ट मे बी एंड द रूट ऑफ एक्सपोजर कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट्स इन इट्स व्हीकल। तो यानी जो स्किन के थ्रू आ रही है, स्किन में जो कि बैरियर ज़्यादा होते हैं, दो रूट ज़्यादा, जो चीज़ हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी ना वो हमारी बॉडी में वो तेज़ी से सर्कुलेट करेगी। जिस तरह कोई सांप काट लेता है या हम कोई इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं तो वो हमारे डायरेक्टली जो देखें रूट एंड साइट ऑफ एक्सपोजर, तो ये आपने देख लिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कम इफेक्ट होता है, लंग्स के थ्रू चले जाते हैं, स्किन के थ्रू चले जाते हैं। तो ये आप इसको रीड करें। अगले जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, कितने टाइम के बाद ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट उसको रिपीट कितना कर रहे हैं। अच्छा जी, तो कहता है कि अब फिर हम इसको कहते हैं कि जनाब एक्सपोजर का लेवल देखते हैं हम कि चार कैटेगरीज में इसको साइंटिस्ट ने केमिकल को इस हवाले से देखा है, ड्यूरेशन के हवाले से और फ्रीक्वेंसी के हवाले से। तो पहले तो हम दो ही बातें पढ़ते रहे हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट होता है स्मॉल स्केल, अब अक्यूट से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा तो सब अक्यूट, फिर सब क्रोनिक और उसके बाद क्रोनिक, ये चार लेवल उसने बताया। अक्यूट एक्सपोजर इज डिफाइंड एज exposure to the chemical for less than 24 hours. Small level. Example of exposure routes are the intraperitoneal, वही बातें जो पहले subcutaneous injection है या इंसान। Whereas acute exposure usually refer to a single administration, repeated exposure by given in the within 24 hours, यानी 24 आवर्स में आपने कोई टॉक्सिक ली है चीज़ उसको आप रिपीट कर रहे हैं तो वो एक्यूट लेवल। एक्यूट एक्सपोजर ये तीन कैटेगरीज हमने देखी। acute exposure by inhalation refer to the continuous exposure for less than 24 hours, most frequently for 4 hours। देखें ना, सांस के जरिए जो वर्क प्लेस पे लोग बैठे हुए हैं तो जब वो इनहेल कर रहे हैं वो तो बेचारे 24 घंटे में काफ़ी दफ़ा उसको उस चीज़ को इनहेल कर लेते हैं। ये जो आजकल पेंट्स हैं फ्यूम्स इनके बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है, उससे भी वो टॉक्सिक मटेरियल उनकी बॉडी में जाता है। ये जो आजकल वो बॉटल्स में मिलते हैं पेंट्स जो हैं वो होते हैं छोटी सी बॉटल जो स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, उसमें एरोसोल पार्टिकल्स हैं। तो वो फ्यूम्स जो हैं वो जब इंसान की बॉडी उसको इनहेल कर लेता है तो वो टॉक्सिक उसकी बॉडी में जमा होती है। ठीक है ना, अक्सर ये को डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं फ्यूम्स वगैरह। इसके अलावा जो जो आजकल बर्थडे पे ये बड़ा काम चला हुआ है, ठीक है ना, वो ग्लो करने वाली वो सारी इस तरह के केमिकल्स जो मिल रहे हैं आजकल, तो उनके जारी बात है उनमें केमिकल्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें उनको देखना चाहिए। उसके बाद जनाब अगर हम सब एक्यूट क्रोनिक और सब क्रोनिक में, सब एक्यूट एक्सपोजर रेफर्स टू द एक्सपोजर टू द केमिकल फॉर 1 मंथ और लेस, अगर 1 महीने तक यानी 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सब एक्यूट, सब क्रोनिक 3 महीने और क्रोनिक 3 महीने से साल तक अगर आप कोई डोज ले रहे हैं। ये तीन कैटेगरीज जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती हैं। These three categories of repeated exposure can be any dose
and most often they occur by the oral routes and chemical admission. In the human exposure situation, frequency and duration exposure not clearly be defined. मैंने पहले आपको बात की कि बंदा अगर वर्क प्लेस पे है तो उसके तो वो काफ़ी टाइम उसको लेगा, ठीक है ना, ये देखें ना, द वर्क प्लेस और द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में डिस्क्राइब एज एक्यूट, क्योंकि 4 घंटे से भी वो ज़्यादा उसको इनटेक करता रहेगा 24 आवर्स में, सब क्रोनिक है और क्रोनिक। For the many chemicals, the toxic effects that follow the single exposure are quite different from those produced the reported exposure. ये इसमें देखें, फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है, acute toxic effect of benzene in the central nervous system depression, but repeated exposure can result in the bone marrow toxicity and risk of leukemia. जाहिर बात है कि जब जमा होता जाएगा केमिकल तो वो पहले तो वो आपको नर्वसली जो है वो नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन कॉज करेगा, उसके बाद फिर वो बोन मैरो पे जाएगा, उसके बाद बोन मैरो गया तो फिर जाहिर बात है ब्लड कैंसर हो जाएगा क्योंकि ब्लड सेल ही नहीं मार। लेकिन इसका मतलब ये है ल्यूकीमिया क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाती है चीज़, इसका मतलब है कि ये बेंजीन जो है ये जाकर फिनोलिक कंपाउंड, मैं खुद भी जब एमफिल में लेबोरेटरी में काम कर रहा था तो हमारी मैडम बहुत सख्ती से ये कहती होती थी कि फिनोलिक कंपाउंड से आपने बचना है, मौके पे आपको नहीं पता चलेगा इसके फ्यूम्स और ये फिनोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं सीधा सीधा कार्सिनोजेनिक, ठीक है। So the acute exposure to the chemical that are repeatedly exposed produce immediate effect, acute में immediate effect आए, और बाज़ औक़ात अगर आप कंटिन्यूसली उससे एक्सपोजर हो रहे हैं तो वो क्रोनिक एक्सपोजर में बदल जाएगा, वही एक्यूट क्रोनिक में बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम उससे इफेक्ट होते जा रहे हैं। So in characterizing the toxicity of the chemical, it is evident that the information that is needed not only for a single dose but long term effect and also for the exposure of intermediate dose. ये आपका बहुत अच्छा इसमें सिलेबस है ये, इसमें वो देखें आपको ये कहता है कि टाइम के साथ पहले हमने ये चीज़ को ली है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, तो ये उसके जो इफेक्ट्स हैं ये टाइम के साथ ये रिपीट होते जा रहे हैं, जब रिपीट होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जिस तरह उसने बेंजीन की बात की है तो पहले ये एक्यूट लेवल पे था, वो उसने ये कि वो मेडिसिन ली और इतने टाइम तक उसने इसको इफेक्ट किया, जब वो रिपीटेडली उसको एक्सपोज होता रहा अब वो डोज वही है, उसकी मिकदार उसके अंदर जमा होती है, तो टॉक्सिक चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। इसको स्टूडेंट आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, कोई बात आपने पूछनी हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आगे डोज रिलेशनशिप तो इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। तो कल मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए मैं नहीं वो लेक्चर आपको डिलीवर कर सका, तो आज मैंने सुबह उठ के पहला काम ये किया है ताकि आप इसको पढ़ लें, आप बड़े बेताब होते हैं कि सर हमारा लेक्चर भेज दें, तो अच्छी बात है। ये इंशाल्लाह इस वीक के आखिर में ना मैं जितना हमने पढ़ लिया इसकी बेस पे मैं आपको टेस्ट भी लूँगा, इस टेस्ट को फिर देखेंगे कि जो 2-3 चैप्टर जो हो जाएंगे उसमें आपने क्या प्रिपेयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, योर क्वेश्चन आर वेल।